नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रिय बंधु मीडिया वाले शुद्धशील घोष जी। नमस्कार सर। शुद्धशील घोष जी के चेहरे की मुस्कान से आपको पता चल रहा होगा कि रिजल्ट क्या होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रिय बंधु मीडिया को भी सब्सक्राइब कर लें। हालांकि वो बंगाली में बोलते हैं लेकिन जितना सर अभी इस समय बंगाली में देखा जा रहा बोलता है हूँ, लेकिन अभी आप लोग जैसे उनको एक मौका मैं कह दिया रहा कि हूँ ऑल इंडिया आपको। दर्शकों के सामने रखने के लिए, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा है। हमारा एक हिंदी चैनल है जहाँ पर एक या दो वीडियो ही डाला था, क्योंकि मेरा हिंदी तो इतना अच्छे नहीं है, बट वही वही हिंदी सब लोग सुनने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहां पर आप डालो इलेक्शन के बाद। तो मैं भी आफ्टर इलेक्शन वहां पर भी एक वीडियो पर डे में डालने का हाँ, कोशिश करूंगा बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बनता है, ये तो बनता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और कल प्रिय बंधु जी यानी शुद्धशील जी जो थे वो कल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी थे, पूर्व वर्धमान की मेमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इसलिए इनका जो अनुभव है वो बिल्कुल ग्राउंड का अनुभव है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा साहब कि ये बताइए कि पूर्व वर्धमान जो था वो अनुव्रत मंडल के आभा मंडल में हुआ करता था, प्रभाव में हुआ करता था। बीरभूम और पूर्व वर्धमान का ठेका वही लेते थे हम्म, और फ्री और फेयर वोट तो होने नहीं देते थे। हम्म। तो इस बार क्या हुआ? व्हाट वाज सो डिफरेंट? नहीं, पूर्व वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 16 असेंबली है, तो उसमें से 3 जो है वो बोलपुर लोकसभा के अंदर आता है। आउसग्राम, केतुंग्राम, तो वो सारे जगह अनुब्रत मंडल का होल्डिंग है। बाकी 13 जो है इतना नहीं था। तो पहले जो सीपीएम का कैडर थे ना, तो वही अभी टीएमसी वाले बन गया है, और वहां पर वो जो सीपीएम का जैसे होल्ड था वही वाला करने का कोशिश कर रहा था। तो ये पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के एकदम किला जैसे था, क्योंकि लास्ट टाइम 2021 का आप रिजल्ट देखो या 2024 का लोकसभा चुनाव देखो, वहां पर 16-0 था तृणमूल के फेवर में। बट इस बार पूरा हवा का मोड़ ही चेंज हो गया, पूरा रुझान चेंज होने वाला है, और पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से जो रिजल्ट आएगा वह एकदम चमकने वाला है। मैं बाकी सारे रिजल्ट तो अभी एग्जीक्यूट का डेटा आ रहा है, शाम तक या रात तक हम खत्म करेंगे उसका काम। बट जो मेमारी सीट में हम था, जहां पर 2021 में हमने 26,000 वोट से हारा था, और 2024 का हिसाब देखा जाए तो और भी पीछे चले गए, 30,000 पीछे हम चल रहे थे। उसका जो एडजुकेशन का डेटा डिलीट हुआ वो भी ज्यादा नहीं, 5,500 के आसपास। बट सर दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो 265 असेंबली मानव गुहो बीजेपी कैंडिडेट इज गोइंग टू विन फ्रॉम मेमारी। इतना शांतिपूर्ण चुनाव मैं मेरे जिंदगी में कभी तक नहीं देखा। ओके, ओके। तो मतलब तृणमूल वालों की हिम्मत नहीं पड़ी निकलने की, या उनको पकड़ लिया गया, या मैंने सुना रात भर पकड़ धकड़ चली, और जितने गुंडे थे सब अंदर कर दिए गए, उसको लेके ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी सब चिल्ला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्व वर्तमान में जो खेला होता था ना, इसका एक बहुत बड़ा गुंडा वाहिनी है, बहुत बड़ा गुंडा वाहिनी। जितना एंटी सोशल है सारे टीएमसी वाले हैं। तो वो लोग क्या करते थे, इलेक्शन के 2 दिन पहले से 2 मॉडल उसका चलता था। एक तो रात होते ही जो गांव है, स्पेशली आदिवासी गांव है, वहां पर उसका दारू चिकन मटन पार्टी चालू हो जाता था, और उसको इसका दादू के नशे में धुन कर देता था। तो वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको समझ में नहीं आता था, और वो जाके वो टीएमसी वाले को वोट करता था। बिफोर डे ऑफ इलेक्शन उसका जो ऑपरेशन होता था वो है, सारे गुंडे को मैदान में उतार दो, और गांव गांव में जाके पूरा थ्रेटनिंग कल्चर कि काल आप चुनाव देने मत निकलो, वोट मत डालो, बाकी हम संभाल लेंगे। और तीसरा जो उसका चेंज होता था वो है डे ऑफ पोलिंग। तो वो पूरा बूथ कैप्चर कर लेते थे, वहां का गुंडा बाहिनी जो था वो 100 मीटर के अंदर आ जाते थे। 50-60 लोगों का उसका जटला होता था, तो आदमी जो है वो घबरा जाता था कि भाई हम वोट डालेंगे तो मार खाएंगे। बट इस बार इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने जो काम किया है, हैट्स ऑफ टू देम। बिफोर डे जो उनका वो गुंडागर्दी चलता था, थ्रेडनिंग चल रहा था, तो हमारा वार रूम से हम पूरा सजाग थे। जहां जहां से हमारा बंदों का रिपोर्ट आ रहा था, हम तुरंत इलेक्शन कमीशन को बोल रहे थे, और वो पूरा अरेस्ट के मोड में था। कहीं पे भी कुछ छोड़ा नहीं कि आप किसी को भी, आप कौन सा पार्टी से हो, कौन सा कलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी जगह आ रहा है तो वो लोग जाके चेक कर रहे थे, और अगर वो सच है तो अरेस्ट हो रहा था।
अब आपने देखा है कि बिफोर डे ऑफ इलेक्शन जो अरेस्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा ये पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। तो इसलिए जो गुंडागर्दी करने वाला था, वो तो पहले रात ही अंदर हो गया। लोगों को प्रभावित करने के लिए उसका पास कुछ है नहीं था। फिर भी वो लोग थोड़ा बहुत कोशिश किया था। ये जो मेमारी असेंबली है, वहाँ पर 292 बूथ है। उसमें से मेरे 3 बूथ में एजेंट को बैठने नहीं दिया। बट जब भी हम इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचा, विदिन 10 मिनट्स वो रिज़ॉल्व हो गया। बाद में 10:30 11 बजे तक वो लोग कोशिश किए कि थोड़ा लूट-पाट करने का कोशिश किया जाए, लोगों को प्रभावित करने का कोशिश किया जाए। पर जहाँ-जहाँ पर ग्राउंड लेवल में हमारे जो वर्कर थे, एकदम डाँट के वहाँ पर थे और वो लोग सारे रिपोर्ट कर रहे थे, वॉर रूम से हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन विदिन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स सारे रिज़ॉल्व कर रहे थे। तो 10:30 11 बजे तक ऐसे उसने कोशिश किया और समझ गया कि अब इस बार ऐसे नहीं वोटिंग होगा। लोग अपने वोट डालेंगे, किसको भी डाले उसका मर्ज़ी, लेकिन कोई प्रभावित नहीं कर पाएँगे। तो 11 के बजे के बाद वो ऑलमोस्ट शांत हो गया। 11 बजे से 2 बजे तक 5-6 ही कंप्लेन आया, 2 बजे के बाद पूरा बंद। और आप अगर डेटा भी देखें कि हम्म। लोग भी जागरूक थे। जब साढ़े 3 बजे का पोलिंग का डेटा आया तो हमने देखा 84% पोलिंग हो गया। तो 84% आपका 3 घंटे तक चुनाव का बचा है, तभी 84% वो पोलिंग हो जाता है। तो इसके मतलब लोग भी इस बार सजग थे कि हम लोग को जो मौका मिल रहा है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्या पता अगर हम वोट नहीं दें तो मेरा वो वोट तृणमूल वाले चोरी कर ले। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन था, मार्वेलस था, बहुत अच्छे। हम लोग जो बोलते हैं ना, उत्सव के मिजाज में वोट होना है, तो इस बार हमने देखा, लोग अपने वोट अपने डाला है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा वो तो 4 तारीख तैयार होगा, बट इस बार जनता जीता है। इलेक्शन कमीशन ने उसको जिताया है। बहुत अच्छे वोटिंग हुआ सर। क्योंकि आपका मेवारी में है, पूर्व वर्धमान में 93.83% वोट है, उसमें भी एक नहीं, उसके बाद रात में मेमारी। और भी अपडेट हुआ, 94.04% मेरा लास्ट वोट है। लास्ट जो अपडेट है हाँ 94.04। हाँ, 93.83 पूरे पूर्व वर्धमान जिले का बता रहा हूँ मैं। मेमारी का 94.37% है। अभी 3 सन और सुबह फिर अपडेट हुआ फिर। तो ये 94.37% है, जो सेकंड हाईएस्ट है। नंबर 1 पे गालसी है गलती। जो 94.83% है। हुँ। तो आपने कैलकुलेशन किया होगा जीतने के लिए कितना पोलिंग होना चाहिए, तो आपका क्या कैलकुलेशन था शुरू में? देखिए सर, हमारा जो कैलकुलेशन था कि इस बार यहाँ पर एएसडी बोलिए, एडजुडिकेशन बोलिए, इतना ज़्यादा डिलीशन नहीं हुआ था। तो हिंदू वोट को अगर हमको संगठित करना है, तो 90% के आजू-बाजू में पोलिंग होता है, तो हमारा जो जीत का चांस है, वो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाता है। वो अगर 92%, 93% तक होता है, तो डन एंड डस्टेड। बट ये जो हमने देखा कि 94% के ऊपर चला गया, तो तभी समझ में आ गया कि हवा का रुझान किधर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई था, वहाँ पर हमारा जो टैगलाइन था और जो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है कि भूमिपुत्र बनम बहिरागत का लड़ाई। क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट था भाजपा का, मानव गुह, जर्नलिस्ट, राष्ट्रवादी, वो मेमारी से ही बिलॉन्ग करते हैं। और ये जो टीएमसी वालों ने कैंडिडेट खड़ा किया था, वो मेमारी का बंदा है ही नहीं, वो बाहर का बंदा है। बर्धमान दक्षिण असेंबली से वो आता है। और ये जो मेमारी असेंबली है ना, इसको टीएमसी वालों ने गिनी पिग बना दिया था। क्योंकि 2011 में जब परिवर्तन का वोट हुआ था, तब यहाँ का जो एमएलए थे, अबू हाशिम मंडल, वो 5 साल बाद चेंज हो गया। नरगिस बेगम आया 2016 में। फिर 2021 में आके मधुसूदन भट्टाचार्य कर दिया। उसको भी 5 साल बाद चेंज करके ये रासबिहारी हवलदार को लेके आया है। मतलब ये लोग क्या करते थे, 5 साल किसी को भी कैंडिडेट बना दो, वो पैसे से टिकट खरीद ले। उसके बाद 5 साल जितना भी इसका फंड आए, अपने जेब में डाले और वो कैमक स्ट्रीट या कालीघाट में बाकी जो उसका हिस्सा है पहुंचा दे और 5 साल बाद उसको रिप्लेस कर दे। मेमारी जहां पर था 15 साल पहले वहां पर ही है। तो ये वाला जो बात है, लोग ने समझ गया है कि भाई बाहर का लोग है, अगर मेमारी में कुछ प्रॉब्लम होता है उसको मिलेगा कहाँ? उसका खुद का बाली माफिया माना जाता है उसको। वो दारू का उसका कारोबार है। तो ऐसे लोग अगर यहाँ का एमएलए होगा, और मेमारी जो है ना, कल्चरली बहुत ही वो हेरिटेज जगह है। तो वो जगह वो लोग माना नहीं, इसलिए जो भूमिपुत्र है, जो घर का बंदा है, जिसको पूरे दुनिया का बंगाली जानते हैं, वो मानव गुह के लिए वोट करेंगे। बट ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं। वहाँ पर मुस्लिम वोट भी थोड़ा हाई परसेंटेज में है। बट एंड ऑफ द डे जो रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है, हमारा बंदा जो दे रहा है ग्राउंड लेवल रिपोर्ट, इस बार बहुत सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम का वोट मानव गुह के लिए होंगे। इसलिए जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला है। हालांकि हमारा फॉर्म 17C अभी आ रहा है, तो हम लोग कैलकुलेशन में है कहाँ पर कौन सा राउंड में कितना ट्रेल होगा, कितना आगे जाएंगे। बट मोटा मोटा जो आ रहा है, हम लोग
कंफर्टेबल पोजीशन में है। 92% हमारा टारगेट था, जनता ने उससे ज्यादा आशीर्वाद हमको दिया है, 94.37 है। तो डन एंड डस्टेड गेम है। काउंटिंग के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि हमने सुना कि काउंटिंग में बड़ा खेला होता है। इस एकदम बार तो एकदम लोग कह रहे हैं कि खेला शेष, लेकिन फिर भी एकदम खेला शेष। देखिए, काउंटिंग है उसका जो होता है, तो उनका स्ट्रेटेजी हमें पता है, और उसका काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो भी हम लोग तैयार है पूरा। तो पहले तो जो वो लोग करते थे, डीसीआरसी में जब ईवीएम आते हैं वहां पर गुंडागर्दी करने का कोशिश किया, कल रात को भी किया है। कल जब यहाँ पर इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद भयंकर झड़ चालू हो गया, हवा चल रहा था, उसके बाद भयंकर बारिश चालू हो गया। तो लोग पूछ रहे थे कि भाई मौसम इतना बिगड़ गया, ये क्या क्या निर्देश दे रहा है। तो मैंने बोला भाई सोचो मत, इतना जो हवा चल रहा है ना, वो फूफा है उनका, वो हारने वाली है, तो उनका दिल से निकल रहा है जो हवा, वही चल रहा है, झड़ हो रहा है। और उसके बाद जो बारिश है वो रो रही है, क्योंकि 4 तारीख गई, टीएमसी खत्म, तो उनका पानी आ रहा है। यानी जोक्स अपार्ट, जो मेन चीज है वहां पर वो 50-60 लोग इकट्ठा कर लिया और जय बंगला करके वहां पर स्लोगन दे रहा है, हमारा कैंडिडेट को थ्रेट कर रहा था। तो हमारा बंदे भी तैयार था, अगर चाहते थे तो वहां पर उसको समझ जा सकते थे, लेकिन हमने धैर्य वहां पर था कि ऐसे कुछ भी हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग हार रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। तो स्ट्रॉन्ग रूम तक हमारा बंदे थे, वहां पर पूरा अभी सील हो गया है, वहां पर भी मेरे बंदे खड़े हैं। तो 1 इंच उनको जमीन नहीं हम देंगे। और काउंटिंग में जो धक्का बुक्की का गेम करते हैं ना, हम लोग भी तैयार हैं। कैसे तैयार है 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, मैं स्ट्रेटेजी अभी लीक नहीं करूंगा, लेकिन एक ठीक भी है। वोट चोरी नहीं करने नहीं, दूंगा। ये चोरों को पार्टी धमकी, से ये बनाऊंगा। काउंटिंग में कैसे धक्का मुक्की करते हैं? काउंटिंग सर, में काउंटिंग का जहाँ पे जो मेन एजेंट बैठते हैं वहां भी तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है ना? कुछ नहीं रहता है। ये लोग क्या करते हैं, जो मेन गेम होता है, आप 2021 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए। सुबह जब इलेक्शन का काउंटिंग चालू होता है बैलेट पेपर से, तो आप देखेंगे भाजपा 20, टीएमसी 20, भाजपा 40, टीएमसी 39, भाजपा 58, टीएमसी 62। ऐसे 1 घंटे 2 घंटे चलेंगे। उसके बाद अचानक इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वहां पर देखो, डेटा का कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मीडिया है वो दिखा देता है टीएमसी वालों 180, बीजेपी 80। तो माहौल बन जाता है कि भाजपा हार रहे हैं और टीएमसी का जय सुनिश्चित है। तो ये लोग जो काउंटिंग हॉल में करता है ना, वो एक सेट का एजेंट नहीं रखता है, 2-2, 3-3 सेट का उसका एजेंट चले जाता है। कैसे चले जाता है उसका है, तो वो लोग करते हैं कि भाई देख, तू लोग हार रहा है, अभी यहाँ पर तू बैठे रहेगा तो जीतने के बाद तुझको तो मैं पेल लूंगा। अब सबका डर है, अगर खुद भी मैं वहां पर रह जाऊंगा, वो बोलता है कि मेरे बीबी को रेप कर देंगे या मेरे बच्चे को मार देंगे, तो मैं क्या करूंगा। मैं वो एजेंट नहीं रह सकता वहां पर, वो बाहर आ जाता है। और जब भी कोई ऑपोजिशन का एजेंट नहीं रहता है, तो मेन खेला होता है टेबुलेशन में। टीएमसी वालों को मिला है 200 वोट, भाजपा को मिला है 600 वोट। टेबुलेशन तो होता है ओरली, तो बोलता है टीएमसी को मिला है 600 वोट और 200 वोट मिला है भाजपा को, अब उसमें साइन करो। अब साइन करने के लिए एजेंट वहां पर बचा नहीं है, तो वही टेबुलेशन वाला मेन सीट में चला जाता है और भाजपा हार जाते हैं। तो मतलब काउंटिंग में लूट लेते हैं। अब ये लूटना बंद होगा, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, ऐसे वो नहीं कर पाएंगे। वो पिछली बार आप ही ने बताया था ना कि 12 बजे आपके विजय वर्गीय जी ने बधाई दे दिया ममता दीदी को, तो उसके बाद तो सारा डिमोरलाइज होके वहां से एकदम रवाना हो गया। अभी तो अमित शाह जी बैठे हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ भी होने का नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमारे बंदा जानता है कि ये एक युद्ध है, ये एक इलेक्शन नहीं है। और ये युद्ध अगर हम हार जाते हैं तो जो बंगाली हिंदू है वो खत्म हो जाएंगे। घर छोड़ के भागने का भी हमको मौका नहीं मिलेंगे, रास्ते में हमको काटेंगे। जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग बोलता है ना, उससे भी ज्यादा इस बार हिंसा होगा। तो हमारा ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए क्या है, कौन कौन सा पद में है, मेरा तो कोई पार्टी का मेंबरशिप तक नहीं है। मैं क्यों, मेरा काम वाम सब कुछ छोड़ के 1 महीना मेवाड़ी में था, क्योंकि मैं जानता हूं अगर ये जीतता नहीं हूं तो मर जाऊंगा। तो ये जो हमारा जीना या मरना का सवाल है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो ये इलेक्शन जीतना ही है, और फेयर इलेक्शन होगा। जनता अगर वोट देंगे तो हम जीतेंगे। अब मुंह देख लीजिए ना पीसी भाईपो का क्या हाल हो गया, क्योंकि जनता ने इस बार वोट दिया है। हाँ, ये तो है। और तो इसको ये कह सकते हैं कि भाई हमने ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स की बात की, तो कल हिंदू का डायरेक्ट एक्शन हो गया, डायरेक्ट एक्शन डे 29 अप्रैल। कल सबसे बड़ा एक्शन जो देखा मुझे, जो आश्चर्य लगा, पुलिस
कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस, जिसको हम लोग इतना दिन इतना गाली देते थे, क्योंकि सारे जो काम है इन लोग करते थे। बट अभी तो ये क्लियर हो गया कि इन लोगों को कराया जाता था। वो टीएमसी वालों जो है, जितना ऑपोजिशन को रुकने के लिए गंदा काम इससे कराए जाते थे। तो ये पुलिस वालों भी अभी समझ गए हैं कि ये उन लोगों के लिए भी मौका है। ये इलेक्शन अगर टीएमसी वाले जीत जाता है तो वो जो काम उसको करना पड़ता था उसका 10 गुना काम करना पड़ेगा। और आप जब आइन को खुद अपने हाथ में लेते हो, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, लोग अगर गुस्से में आ जाते हैं, वो सब कुछ खो जाता है, तो थाना जला देंगे वो लोग। तो वो लोग का कोई जिंदगी मौत का सवाल है। तो खुल के खेला उन लोगों ने। फेयर वोटिंग के लिए जो जो करना था, सीआरपीएफ ने जितना नहीं किया, ये पुलिस वालों ने नहीं किया। पुलिस का एक बड़ा जो पार्ट है, जो टीएमसी के द्वारा अत्याचारित है, वो लोग कल दिखा दिया कि उसको फ्री हैंड दिया जाएगा तो 1 मिनट के इसका गुंडे को वे सीधा कर देंगे। अच्छा, तो कल आपका कहने का मतलब है कि कल ज्यादा एक्शन जो है वो पुलिस ने किया बजाय सीआरपीएफ के? एकदम एकदम पुलिस ने इतना अच्छा काम किया। देखिए, किसी पार्टी को उसने फेवर नहीं किया, बस जो वोट लूटने वाले गुंडे थे ना, उसको सीधा कर दिया। एक एक डंडा। ये लोग नेता कब बना? जब 2011 के बाद ममता दीदी पावर में आई है। ये लोग कभी ऑपोजिशन का पॉलिटिक्स किया ही नहीं। पॉलिटिक्स क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं। गुंडा इसके पास है, पुलिस इसको कुछ नहीं करता है, इसलिए ये लोग गुंडागर्दी करने का इसको मौका मिलता है। जब कल डंडा मिला उनको ना, 11 का बजे के बाद सब लोग घर में घुस गए कि भाई यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता है, मस्तानी नहीं चलेगा। बंगाली हिंदूज जग गए हैं। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन का चांस दिया है, लोग अपने वोट डालेंगे। कोई अगर बीच में आएगा तो उसको उल्टा करके सीधा करने का जो बात अमित शाह जी ने किया था, वो कल कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस ने दिखा दिया। सही है। तो अगर पुलिस सही से काम करे तो ये कोई गुंडा नहीं कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। एक तो कहावत है ना कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के सामने से कोई चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता। एकदम एकदम वो काम कल पुलिस वाले ने दिखा वो दिया। होता है ना कि साहब की चोर डकैत सबके साथ में हिस्सा होता है तो आंख मूंद लेता है। ये वाला बात होता है। अच्छा, जो कल का जो हाईलाइट है मेरे हिसाब से वो है कोलकाता। ओके। वैसे साउथ 24 परगना में भी बहुत सही पोलिंग हो गया कि, लेकिन कोलकाता में आपका एसआईआर का इम्पैक्ट आप निकाल दो, उसके बाद भी आप देखो, मेरे सामने ये सारा खुला हुआ है। तो अगर हम चालू करें कोलकाता पोर्ट से, तो कोलकाता पोर्ट में 25% प्लस इंक्रीज है। फिर उसके बाद भवानीपुर में भी 25% प्लस इंक्रीज है। फिर आपका आ जाता है रासबिहारी में 27% इंक्रीज है। और कोलकाता में देख लीजिए, बालीगंज में 27% से ऊपर इंक्रीज है। तो आप एसआईआर का इम्पैक्ट आप निकाल भी दो, उसके बाद भी 10-12% इंक्रीज है। एकदम वही मैं बोल रहा हूँ कि कोलकाता में 11 सीटें हैं, 4 जो है साउथ कोलकाता, तो उसमें मैंने आते हैं। साउथ की बताई, मैं नॉर्थ का भी बोल देता हूँ जिससे दर्शकों को पता चल जाए। आपको तो जानकारी है ही, लेकिन दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि आपका इधर से चले जो पहला सीट आता है चौरंगी, सब चौरंगी में 33% इंक्रीज है। 33%। उसके बाद एंटाली आएंगे, और उसके बाद एंटाली आएगा। तो एंटाली में भी 25% इंक्रीज है। जोड़ा सांको में 36% इंक्रीज है। फिर आपके जोड़ा सांको के बाद आता है श्यामपुकुर। तो श्यामपुकुर में 30% इंक्रीज है। तो सारे बेलेघाटा, मानिकवाला, काशीपुर, बेलगाछिया 30%, मानिक तला में 27% इंक्रीज है। फिर काशीपुर बेलगाछिया में आपका 29% इंक्रीज है। अब बेलेघाटा छूट गया है, बेलेघाटा में भी ऐसे ही इंक्रीज दिखेगा आपको। बेलेघाटा में 63 और 90, हाँ, इसमें भी 27% इंक्रीज है। अब तो एक मुझे फैक्टर ये बताया गया कि पिछली बार
जो गुंडागर्दी का माहौल था वो तो इस बार नहीं था, वो तो हम देख रहे थे। ममता दीदी भी परेशान हो रही थी कि उनके घुटने जो साथ में चल रहे थे उनको भी नहीं चलने दिया जा रहा था। तो दूसरा एक जो मेंशन आया, और पहले भी मैंने भी बीच में बोला था कि भाई कोरोना का भी काफी एक डर था, और कोरोना को भी जो रेगुलेशन सरकार ने बनाए थे वो इस तरह के थे कि वो भद्र लोग को डिस्करेज करते थे बाहर से निकलने के लिए। करेक्ट। देखिए, तो ये कोलकाता में जो पोलिंग हुआ है, इसमें 3 या 4 मेजर फैक्टर है जिसके लिए इतना इंक्रीज दिख रहा है। एक तो जो आप एसआईआर का डेटा देख लीजिए, वहाँ पर भयंकर डिलीशन हुआ है। जहाँ पर वोटर 2,20,000 था, तो वहाँ पर अभी डिलीशन के बाद 1,50,000 हो गया। तो ये एक मेजर चेंजेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप था, तो वो गैप निकालने के बाद नहीं, एक वो मैंने पोजिटिव। कैलकुलेट कर लिया। वो सबसे मैक्सिमम अगर इम्पैक्ट आता है तो वो चौरंगी में आता है, तो वो भी 20% से कम है। तो हाँ, मैं वही 20% के बोल रहा हूँ। आसपास मान वो ली, उसके बाद भी 20% 33% वहाँ इंक्रीज है। करेक्ट, करेक्ट, तो वही मैं इसका बोल रहा मतलब हूँ। 13% तो एक्स्ट्रा वोट आया ही है ना। 3 या 4 मेजर फैक्टर है सर। एक तो वो एसआईआर का डेटा है, तो उसमें आप 20% निकाल दो। फिर भी हम देखें तो 10, 12, 13% करके हर सीट में इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? एक तो कारण है, ये जो भद्रलोक का वोट है, जो हम लोग बार-बार डिस्कशन कर रहे थे, जो सबसे सारी चीज़ डिस्कस करते थे सबसे ज़्यादा, लेकिन वोट डालने नहीं जाते थे। वोट डालने नहीं जाते थे, ऐसे नहीं है, इसको वोट डालने नहीं देने जाता था। इसके जो आवासन है, इसके सामने गुंडागर्दी होता था, बॉम्ब फेंका जाता था, वो जो गंदा होता है, जो कचरा कलेक्ट करता है, वो डाल दिया जाता था। सो ये लोग वोट डालने नहीं निकल सकते। अभी इस बार हाई राइज में बूथ हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, और भी हाई राइज में करने का ज़रूरत था। बट इसको रुकाने का बहुत कोशिश टीएमसी वालों ने किया है। अब देखिए, आप मेरे हाउसिंग से बाहर नहीं जाने दे रहे हो, लेकिन मेरे हाउसिंग में ही अगर बूथ है, वहाँ पर सीआरपीएफ है, तो मैं निकल के कभी भी वोट डाल सकता हूँ। तो ये भद्रलोक का वोट बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये भद्रलोक जागरूक है, वो एडुकेटेड है, व्हाइट कॉलर जॉब करता है, तो इन लोगों का वोट तो टीएमसी के अगेंस्ट में गया है। एनीवे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट इसके लिए एक इंक्रीज है। दूसरी बात ये है कि इस बार ये जो गुंडागर्दी करते थे ना, ये लोग गली-गली के अंदर डराया जाता था कि आप वोट डालने मत जाओ। ये इस सेक्शन का वोटर जो है, वो ऑपोजिशन को वोट करेंगे। तो वो गली-गली का जो गुंडागर्दी वो भी खत्म कर दिया। हर गली, हर मोहल्ले में इस बार इतना सख्त सिक्योरिटी था कि लोग निडर होकर निकले और अपने वोट डाले हैं। इसलिए इसका भी एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और तीसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये लोग को मालूम है कि देखो, पूरे वेस्ट बंगाल में हाई वोटिंग होता है। कहीं पे 85%, कहीं पे 87%, इस बार तो 90 क्रॉस कर रहा है। मतलब 89-90% जिस असेंबली में इस बार पोलिंग हो रहा है, उसको लोग गाली दे रहे हैं कि भाई तुम लोग बहुत पीछे चल रहे हो। आप कहाँ हो गणतंत्र? तो इसलिए सबसे ज़्यादा, सबसे कम वोटिंग अगर होता है तो ये कोलकाता में होता है। तो बाबू लोग को बहुत गाली पड़ते थे। तो अपने अपने को साबित करने के भी एक उन लोगों के पास चांस था। तो इसलिए वो लोग वोट डाले, भर-भर के वोट डाले, और इसलिए पोलिंग परसेंटेज हाई हुआ। और जितना पोलिंग परसेंटेज हाई हुआ, ममता दीदी का जाने का जो स्टैम्प है, वो उतना मजबूत हो गया। आपको लगता है कि इस बार कोलकाता में स्वीप हो सकता है? देखिए सर, अभी का जो डेटा आ रहा है 6 सीट तो कंफर्म लग रहा है। 7, 8, 9 तक अगर चले जाता है, आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। ये जो 11-0 का इसका किला था ना, वो खत्म, निकल गया। इसलिए दीदी का मुंह देख लीजिए, एक्सप्रेशन देख लीजिए। भतीजा जो बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका अब उनका जो काउंटिंग एजेंट है, उसको मोटिवेट करके काउंटिंग डे तक काउंटिंग सेंटर पे लेके जाना है उनको। लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसने हाल छोड़ दिया। मैं सुबह ही एक पोस्ट किया है मेरे फेसबुक में कि आप लोग रिजल्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारे लिए 148 इनफ, उसके बाद जो होगा वो हमारा बोनस, हमको बस गवर्नमेंट फॉर्म करना है। लेकिन आप अगर पूछो तो फोर्थ में बीजेपी का नंबर ऑफ सीट्स होगा 170, फिफ्थ में वही सीट्स हो जाएगा 260। मैजिक होगा इस पर, मैजिक। ये कैसे हो जाएगा? तृणमूल बचेगा ही नहीं क्या? तृणमूल कांग्रेस जब हारेंगे भी नहीं, मतलब कंफर्म नहीं हारेंगे, बस ट्रेंड आ जाएंगे, उसके बाद ही पार्टी खत्म। क्योंकि आपको एक पार्टी, एक राजनीति करने के लिए नीति और आदर्श, ये दो चीज का बहुत जरूरत होता है। इनका नीति क्या है, इसका आदर्श क्या है?
आप सीपीएम को जितने भी गाली दो उसका नीति आदर्श है, आप उसके साथ सहमत हो नहीं हो अलग बात है। आप कांग्रेस को जितने भी गाली दो उसका नीति आदर्श है, आप भाजपा को जो भी बोलो उसका एक नीति एक आदर्श है। इनके पास क्या है? इसके ये तृणमूल कांग्रेस फॉर्म हुआ था सीपीएम को खत्म करने के लिए। जो सीपीएम को सह नहीं पाते थे वो लोग टीएमसी वालों के साथ थे। 2011 का जो परिवर्तन का चुनाव था उसने हमने भी ममता दीदी के लिए ही वोट किए थे, लेकिन जब सीपीएम खत्म हो गया अभी वो शून्य हो गया, तो ये तृणमूल कांग्रेस का जो जिस पर्पज से फॉर्म किया था वो खत्म हो गया। तो अभी क्यों टीएमसी यहाँ पर टिका है? क्योंकि ये पावर में है, और टीएमसी में आप ज्वाइन करो तो जितना मर्जी आपका आप करप्शन कर सकते हो, कितने दिन तक लोग सहेंगे ये सारी चीज? ऐसे मतलब हम लोग तो अभी यहाँ पर एक बात चल रहा है कि जब पार्टी पावर में होता है तो कुछ चोर वहां पर घुस जाते हैं। यहाँ पर तो टीएमसी वालों एक चोर, कुछ चोर मिलके एक पार्टी बना लिया अभी। तो इस चोर को कौन मानेंगे? इसको निकलना है। और इसलिए जिसके पास नीति नहीं है, आदर्श नहीं है और वो पावर में नहीं है, उसको झंडा पकड़ने के लिए भी एक लोग नहीं मौजूद रह जाएंगे। जिस दिन टीएमसी हारेंगे उसके आधे से ज्यादा लोग भाजपा के जो पार्टी ऑफिस है उसके बाहर लाइन देंगे कि हम भाजपा में शामिल होने चाहेंगे। जिसको मौका मिलेंगे वो आएंगे, जिसको नहीं मिलेंगे वो कांग्रेस में जाएंगे। टीएमसी का नामो निशान ये चुनाव हारने के बाद नहीं रहेंगे वेस्ट बंगाल में। कल जब हम एग्जिट पोल का डिस्कशन कर रहे थे तो जो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उसमें कई लोगों के कमेंट्स से आया कि साहब कि आप तो कोलकाता की बात कर रहे हो, सबसे ज़्यादा हैरानी आपको होगी और सबसे बड़ा चमत्कार होगा हावड़ा में। नहीं सही बोला। कि हावड़ा नहीं, हावड़ा से भी ज्यादा चमकदार रिजल्ट आपको दक्षिण 24 परगना में आएंगे, जहां पर 31 सीट है। लास्ट चुनाव ले ले, लास्ट लोकसभा ले ले, जहां पर 31 तृणमूल कांग्रेस के लिए था, असेंबली के लिए आप ले ले तो 36 टीएमसी के लिए था, एक सीट आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी को मिला था। उस जिले जिसको किला माना जाता है वहां पर आप रिजल्ट देख लीजिए। अभी का जो ट्रेंड आ रहा है 10 से 12 सीट भाजपा के लिए दिख रहा है, और भी ज्यादा सीट अगर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब सुनामी चलता है, जब हवा चलता है ऐसे, तो कोई कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। फोर्थ में जब रिजल्ट आएंगे ना, सारे जो पोलस्टैट है, मैं खुद एक सेफोलॉजी को बिलीवर होके भी बोलता हूँ कि सारे सेफोलॉजी इस बार फेल हो जाएंगे। अंडर करंट इतना है कोई समझ ही नहीं सकता है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि टीएमसी का झंडा लेके, टीएमसी का बैनर जिसने लगाया, जिसने जय बांग्ला का नारा लगाया, उसने भी जब बटन दबाया तो कमल कमल में बटन दबाया। और ये अगर अंडर करंट होता है तो कोई कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। आईबी के पास भी वो नेटवर्क नहीं रहेगा जो रिजल्ट 4 मई को अब देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के लिए। मैं तो ये देख रहा था ना, आपने बोला साउथ 24 परगना का, तो एक सुंदरबन का जो गोसाबा सीट है जिसमें मेरे ख्याल से पानी ज्यादा है और सड़क कम है, एकदम वो भी 94.5% पोलिंग की है। वही बोला सर, ये हिंदू बंगाली के लिए ये जो चुनाव था ये एक आम चुनाव नहीं था, जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर फोर्थ में गलती से भी टीएमसी जीत गए तो आप समझ लो हिंदू निधन यज्ञ चालू हो जाएगा बंगाल में। ये सिचुएशन है। ये लोग बोल रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कि 4 मई के बाद देख लेंगे, खत्म, कोई और कुछ नहीं देख ये पाएंगे। करने वाले भी तो मेजॉरिटी में हिंदू हैं। आपने आपने शायद लिस्ट जारी की थी ना उसकी, फाल्टा की, कौन कौन से पंचायत में कौन कौन लोग हैं बदमाशी करते हैं। एकदम। तो देखिए उसमें तो हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है। ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है सर, गुंडे गुंडे ही होते हैं। तो अगर वो हिंदू है मुस्लिम है तो क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी बात है, एक तो उसका गुंडे, उसका एक टीम होता है जो ये सारे करता है, कोई अकेले जाके तो गुंडा नहीं बनता है। तो वहां पर कौन है आप नाम देख लीजिए। ये जो अरेस्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 6000 अरेस्ट हुआ है। ये जो 142 सीट्स का चुनाव हुआ है लास्ट 3-4 दिन में, 6000 के पास आसपास उसका अरेस्ट हुआ है। तो उसमें कितना परसेंटेज कौन है, कौन सा कम्युनिटी से है, आप देख लीजिए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो अरेस्ट हुआ है ये काउंटिंग से पहले रिलीज कर देंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है, अगर ये करेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगा, क्योंकि ये आते ही फिर से गुंडागर्दी चालू करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये लोग को जब एक बार अरेस्ट किया है तो इसका पूरा के पूरा जो कच्चा चिट्टा है वो निकलना चाहिए, और उसका लिए जो भी उसको करना है, पनिशमेंट देना है, छोड़ना है, उसके बाद वो अदालत के विचार करने के बाद ही उसको छोड़ना चाहिए।
मालूम नहीं क्या करेंगे इलेक्शन कमीशन, बट इच्छा इतने अच्छे से पूरा इलेक्शन हैंडल करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये गुंडे को फिर से रास्ते में दिखने को मिलेगा। एक ये है, लोग बोल रहा था कि साहब की बहुत कि SIR की वजह से परसेंटेज दिख रहा है, लेकिन टोटल वोटर जो है, वोटिंग पोल जो है वो तो उतना ही है। लेकिन अभी जो आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि टोटल वोट जो कास्ट हुआ है वो 9,089 पर सीट इंक्रीज हुआ है, पर एकदम सीट इंक्रीज हुआ है। सर एक डेटा देखिए, हमारा जो प्रीवियस कैलकुलेशन था, आप ओवरऑल अगर हम एवरेज लेते हैं, एवरेज एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है बट एक ओवरऑल पिक्चर तो होता है ना। तो पहले जब ASD हुआ तभी हर सीट जो ऑलमोस्ट 20,000 के मार्जिन से TMC वालों आगे थे, वहां पर वो हारने को दिख रहा था। उसके बाद जब एडजुडिकेशन ऐड हुआ तो वहां पर दिख रहा था अप टू 32-33,000 जहां पर TMC का मार्जिन था, वो सारे सीट अभी उसके हाथ से जाने वाला है। उसके बाद अगर ये 9,000 10,000 एडिशनल वोटर हो जाता है, जो वोट डाल रहा है बस जीने ये मरने का इस सवाल के ऊपर, तो जहां पर जी सकते हैं उसमें वोट डालेंगे। तो इसके मतलब ऑलमोस्ट 40,000 45,000 तक लीड जहां पर TMC का था, वो सीट अभी जाते हुए दिख रहा है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे कि भाई हिंदू का नाम तो निकला है। देखिए एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ASD जो नाम वहां पर है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, डजेंट मैटर, क्योंकि छप्पा तो ऑपोजिशन में रह के CPM नहीं करा सकते, भाजपा नहीं करा सकते, कांग्रेस नहीं कर सकते। छप्पा अगर करेंगे, गुंडा अगर काम करेंगे तो TMC वालों के लिए काम करेंगे। तो जितना भी हिंदू नाम वो ASD से गया है, वो TMC का ही छप्पा वोट था, वो गया है। और फिर एडजुडिकेशन में जो नंबर परसेंटेज अगर आप देखें, मुस्लिम जिसको रोहिंग्या या बांग्लादेशी बोला जा रहा है, उसका परसेंटेज है 90%। अब 10% जो है वो मोतुआ है। तो वो मोतुआ का जो फैमिली है, हिंदू फैमिली जो बांग्लादेश से आने के बाद इसको शरणार्थी किया गया यहाँ पर, तो वो लोग इनिशियली गुस्से में थे क्योंकि इसको समझाया गया था कि देखो भाजपा के लिए वोट करते थे, भाजपा ही ने आपका नाम काट दिया। बट इन लोगों ने अभी समझ गया है कि हम अगर पहली CAA जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बना दिया था, वहां पर अप्लाई कर देते थे तो अभी तक हमको सिटीजनशिप मिल जाते थे, हमारे नाम नहीं काटते थे। ये लोग हम लोग ने नहीं किया है, हमारा ही गलती है, क्योंकि TMC वालों ने हमको समझाया था कि अगर आप CAA में आपका नाम डाल दो तो आपका जितना भी प्रॉपर्टी है, आपका होम है, आपका बैंक अकाउंट में पैसा है, सारे इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लेंगे। तो ये जो था ये रॉन्ग नैरेटिव था। अभी ये लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिटीजनशिप मिल भी रहा है इन लोगों को। तो ये लोग समझ गया है कि अगर भाजपा सेंटर में रहेंगे, भाजपा वेस्ट बंगाल में रहेंगे, तो ये जो सिटीजनशिप है ये आसानी से मिल जाएंगे। इस इलेक्शन में हम वोट नहीं डाल पाए, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन तक हमारा नाम वोटर लिस्ट में आ जाएंगे। बट ये TMC वालों आएंगे तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये TMC CAA के अगेंस्ट में है। तो मोतुआ का जो है वो गुस्सा काम ही नहीं कर रहा है, वो लोग अभी भाजपा के साथ ही है, डांट किया है। लेकिन जो छप्पा बहुत होता था रोहिंग्या या बांग्लादेशियों से, उसका वोट तो गया। तो दीदी का वोट कहां से आएंगे? 30,000 40,000 वाला सीट भी अभी जा रहा है, तो नंबर कहां से मिलेंगे उसको? इसलिए जहां पर वो 30,000 40,000 से भी जीतता था, वो सीट अभी उसको हारने वाला है। इसलिए पूरा TMC का माहौल देखिए बिगड़ गया है। अब एक ये जो आपने कहा ये छपा वोट डालता था रोहिंग्या वगैरह, ये हम प्रोग्राम शुरू होने के पहले भी बात कर रहे थे। तो ये दर्शकों के लिए ये समझाइए कि साहब ये जो छपा वोट पड़ता था, रिगिंग जो होता था, उसका एक्सटेंट क्या था? क्योंकि हमारा ये मानना है, जैसे पिछली बार तो हमने सर्वे भी किया था बंगाल में और हम गलत निकले, और गलत निकले के बाद ये हमने तो सर्वे ही बंद कर दिया, उसके बाद से सर्वे ही नहीं किया। अदरवाइज हमारा सर्वे जो था वो बहुत एक्यूरेट होता। तो देखिए ये छप्पा जो होता है ना, एक मिनट में बात पूरी कर लूं। तो उसके करीब 3-4 साल बाद ये समझ में आया कि साहब हम शायद सही ही थे। लेकिन ये जो रिगिंग का इम्पैक्ट है, इसको हम बिल्कुल गेस नहीं कर पाए। पॉसिबल साहब में नहीं। रिगिंग भी होता है, और रिगिंग का इतना इम्पैक्ट होता है क्योंकि हमने यहाँ रिगिंग देखा नहीं कभी।
भाई पहले बिहार में होता था वो अलग तरह का रिगिंग होता था। हम्म, वो रिगिंग जो है वो दोनों तरफ से होता था, वो एक तरफ से नहीं होता एक था बिहार में। जहाँ जो पावरफुल होता था वो कर लेता था, तो वो इवन आउट हो जाता था कई बार। और तो यहाँ तो एक ही तरफ से, और पार्टी इन पावर से। अब जैसे बिहार में है, तो बिहार में अगर आपके मान लीजिए गांव जो है वो ठाकुरों का है, तो यादव वहाँ रिगिंग नहीं कर सकते, हम्म, कोई चांस नहीं है। यहाँ तो सब जगह रिगिंग हो रहा है। जैसे एक आपके खास तौर से साउथ 24 में बताइए, इतना सब होते हुए भी वो उन्होंने 32 जगहों पे टेप लगा दिया, अब वो रिपोल होगा। तो इसका फैक्टर क्या है? कोई इसका मुझको मैथमेटिकल फॉर्मूला बताइए कि ये रिगिंग का जो एक्सटेंट है वो गेस किया जा सके। कोई भी सेफोलॉजिस्ट इसको अपने कैलकुलेशन में नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है, एज इफ इट डज पॉसिबल नॉट नहीं है। एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पर जो रिगिंग होता था वो एरिया स्पेसिफिक है। जहाँ पर ऑपोजिशन का संगठन है, वो वहाँ पर एजेंट बिठा सकता है बूथ में। पहली चीज, एक चीज देखिए, अगर जनता हमारे साथ है तो उसके लिए विपक्ष का एजेंट बैठे या नहीं बैठे उसमें हमको क्या फर्क पड़ता है। तो टीएमसी वालों क्यों इतना फोर्स करते थे कि ऑपोजिशन का एजेंट नहीं बैठने देंगे, क्योंकि वो जो रिगिंग है वो फिर नहीं कर पाएंगे अगर ऑपोजिशन का एजेंट वहां पर रहेंगे तो पहले चीज क्या होता है, ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम बोल रहा हूँ, सुबह ये लोग क्या करते थे, लुंगी और वो फतुआ लगा के चला जाता था वोट डालने के लिए, और वहां पर जाके वोट डाल देते थे अपने नाम का जो फर्जी वोट है। मतलब वो तो बांग्लादेशी रोहिंग्या है तो वो तो वोट नहीं डाल सकते, वो तो वोटर नहीं है, बट वो वोटर एक हो गया। फिर ये जो एएसडी का लिस्ट है, वो एएसडी लिस्ट का एक नाम वो ले लेते थे, और फिर दोपहर के टाइम पैंट और शर्ट पहन के वो जाके एक वोट डाल के आ जाते थे। फिर और एक एएसडी नाम लेते थे और फिर शाम के टाइम चले जाते थे, उसको पंजाबी होता था, थोड़ा अलग से ड्रेस होता था, वो जाके एक और एएसडी में वोट डाल के आ जाते थे। मतलब पहले तो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उसको इंडिया में वोट डालने का कोई हक ही नहीं है, वो तो वोट डाल ही रहा है और 2 वोट वो एक्स्ट्रा कर रहा है। महिला भी ऐसे करते थे, सुबह बुरखा पहन के चले गए, शाम को साड़ी पहन के चले गए, दोपहर में चूड़ीदार पहन के चले गए, 3 दिन गेटअप में पहले तो एक बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट हो गया, उसके बाद 2 एएसडी का वोट डाल देते थे। तो ये जो है, आप 50 ऐसे लोगों को कर दो तो पूरे दिन में आप उस बूथ में 150 वोट का लीड ले लिया। अगर वो 150 वोट आपसे निकल जाता है तो शायद आपका लीड वहां पर 20 हो जाएगा। तो ऐसे अगर उसको 100-150 आप 50 बूथ में कर देते हो तो आपको ऑन एन एवरेज 6000-7000 का लीड मिल जाता है। इसलिए जो क्लोज मार्जिन का सीट्स है, आप देख लीजिए इतना हाई है, जहां पर टीएमसी हार चुका है, बस ये चोरी का वोट से उसने अपने तरफ वो सीट लेके आया है। तो जहां पर भाजपा का लीड है, वो सीट तो भाजपा के लिए आ रहा है, क्योंकि इतना चोरी तो वहां पर टीएमसी वालों कर नहीं पाया है। अब ये जो रीगिंग वाला सीट था, जहां पर 5000, 6000, 10,000 का मार्जिन है, ये दोनों नंबर अब मिला दो, दोनों नंबर मिलते ही आपको 150 प्लस सीट देखने लगेगा। तो मतलब ये सारे जो क्लोज मार्जिन का सीट्स है, यहाँ पर टीएमसी का कोई चांस नहीं है। ऊपर से लास्ट 5 साल में वेस्ट बंगाल में जो जो हुआ है, इतना एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुआ है, टीएमसी वालों का भी एक पोर्शन का वोट अभी भाजपा के साथ आया है, तो नंबर उसके बाद और इंक्रीज होगा, 150 के बाद 170, 180 तक चले जा सकता है। तो ये जो ओवरऑल रिगिंग का इम्पैक्ट है, ऐसे साइंटिफिकली तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन जहां पर जितना ज्यादा मार्जिन है टीएमसी का, वहां पर उतना रिगिंग हुआ है, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, तो अलग अलग जगह का अलग अलग वेट दिया जा सकता है। जैसे दक्षिण 24 परगना में हम 10% मान सकते हैं। 10%? दक्षिण 24 परगना जिला में 100% रिगिंग होता है, 100%। 100%। मैं आपको एक इंसिडेंट बोलता हूँ। कल जब मेरी बीवी ने वोट डालने गई है, उनके सामने एक बुजुर्ग थे, 48-49 ईयर्स ओल्ड। मतलब उसने 2-4 इलेक्शन में तो वोट डाला ही है। उनको वोट डालने के लिए 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि कैसे वोट डालते हैं ईवीएम में, कैसे बटन प्रेस करते हैं, उनको मालूम नहीं है। बाद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर सारे पार्टियों को, एजेंट को बुलाया, उनको समझाया कि आप अभी मत डालो, आपको अगर ये पसंद है तो ऐसे दबा के रखना है,
इतने सेकंड दबा के रखना है, यहाँ पर वीवीपैट में आपको दिखने को मिलेगा। आप समझ गए हैं, हम लोग कंपार्टमेंट से बाहर से जाने के बाद आप वोट डालो। तो उसके बाद उसने वोट डाला, उसका वोट वहां पर रिकॉर्ड हुआ। तो इसके मतलब एक बंदा जिसका 48-49 इयर्स एज हो गया है, उस बंदे ने अभी तक जिंदगी में वोट ही नहीं डाला ईवीएम में। मतलब उसका वोट इतने दिन तक चोरी होता था। इसलिए यहाँ पर इतना लग रहा है, आप अगर सीट देख लो, यहाँ पर दक्षिण 24 परगना में सारे बहुत सारे सीट है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। आई कैन अंडरस्टैंड, वहां पर टीएमसी का सपोर्ट है। लेकिन अगर आप जयनगर, मथुरापुर ये सारे अंचल में चले जाओ, जो सुंदरबन अंचल है, गोसावा बोल दो, मंदिर बाजार बोल दो, रायदिघी, कुल्पी, यहाँ पर कैसे टीएमसी जीत सकता है? यहाँ पर हिंदू है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, फिर भी टीएमसी जीत रहा है। इसके मतलब इन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था। अभी ये लोग वोट डाल पाया, अपने आप वोट डाला। तो जो जिसका वोट इतने दिन किसी ने चोरी कर लिया था, इसको वोट डालने का हक भी नहीं दिया था, ये लोग अगर फर्स्ट टाइम वोट कर रहा है और इसको वोट डालने का मौका मिल रहा है, तो ये किसको लेके किसको वोट देंगे? जो इसका वोट चोरी करता था उसको देंगे, या जो इसको पहले बार मौका दिया और शायद इसके बाद वो अपने आपका वोट अपने मर्जी के हिसाब से आगे डाल पाएंगे, उसको वोट देंगे? तो ये अगर फैक्टर है, तो दक्षिण 24 परगना जिसको किला माना जाता था टीएमसी का, वहां पर उसका किला खत्म। 10 से 12 सीट अभी ट्रेंड आ रहा है कि दक्षिण 24 परगना से भाजपा जीत सकता है। जब ओपिनियन में हमने 4 सीट दिया था, बहुत सारे लोगों को वहां पर डाउट हुआ था। बट अभी वोटिंग के बाद लोग बोल रहे हैं कि हाँ दादा, काउंटिंग अगर ठीक रहेगा, 10, 12, 15, 16 सीट हम दक्षिण 24 परगना से जीतेंगे। सारे हिंदू डोमिनेटेड सीट हम दक्षिण 24 परगना से जीतने वाले हैं। कैसे हो रहा था? तो इसके मतलब ये 100% रिगिंग ही था ना। 10% क्या बात कर रहे हो? 10% तो ये लोग जहां पर भाजपा का बहुत मजबूत कर है वहां पर कर लेते हैं। 10% तो कोलकाता में कर लेते हैं। 10% कोलकाता में नहीं, 10% से ज्यादा ही होता है। कोलकाता में आप समझ लो कि 30-40% तो होता ही है। इसलिए जो एसआईआर का इम्पैक्ट का डेटा आप देखो, यहाँ पर इतना हाई है, वो निकालने के बाद भी 10-12% आपको इंक्रीज दिख रहा है। तो वो जो परसेंट इंक्रीज है वही तो चोरी का वोट था, जो अभी दिखाई दे रहा है। इसको वोट डालने नहीं दिया जाता था। तो फिर ये जो सेकंड फेज है, इसमें कौन सा ऐसा एरिया है? मेरे ख्याल से नदिया में तो सही वोट पड़ता है। नदिया में नदिया सही में वो वोट, मतुआ लोग जो है वो इनको डालने, इनको गड़बड़ नहीं करने देता है। करेक्ट, वहां पर संगठन था। बट नोदिया का 2 सेगमेंट है, एक है कृष्णनगर लोकसभा, एक है रानाघाट लोकसभा। तो रानाघाट में तो इसका पकड़ मजबूत है। लेकिन जो कृष्णनगर लोकसभा है, वहां पर कृष्णनगर उत्तर और कृष्णनगर दक्षिण, ये दोनों जगह में भाजपा का अच्छे संगठन है। बट बाकी जो उसका है, जैसे आप करीमपुर पकड़ लो, तेहट्ट पकड़ लो, या नाकासीपारा पकड़ लो, यहाँ पर इतना अच्छा संगठन इसका मजबूत नहीं है। इसलिए वहां पर रिगिंग करके आप देख लो, 5000, 6000, 7000 मार्जिन में टीएमसी जीत जाता है। वहां पर अभी फेयर इलेक्शन होगा, तो ये जो लो मार्जिन वाला सीट ये भाजपा के लिए कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हम बोल रहे थे, 3 जो सीट है उसका, चापरा है, पलासीपारा है और कालीगंज है, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी इतना हाई है कि भाजपा वहां पर नहीं जीतेंगे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी भी तो देख रहा है। कालीगंज जो कुछ दिन पहले वहां पर बाई इलेक्शन हुआ था, टीएमसी जीत गए, बहुत अच्छी बात है। वो जीतने के कारण बॉम्बिंग कर रहा है और एक 9-10 साल की बच्ची वो मर जाती है उस बॉम्बिंग में। तो उसको उसको मम्मी जो है उनको अभी यहाँ पर कैंडिडेट कर दिया सीपीएम ने। तो मुस्लिम भी अभी देखेंगे, ठीक है हम भाजपा को नहीं वोट देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन करके तो है सीपीएम। अगर तृणमूल फिर से जीतेंगे, यहाँ पर ऐसे बॉम्बिंग करेंगे, हमारा बच्चा मर सकता है। तो ये जो 3 सीटें है भाजपा नहीं जीतेंगे, लेकिन आप सियोरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये टीएमसी जीतने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीट है जहां पर अगर भाजपा का संगठन नहीं है, ये 5%, 10%, 15% रिगिंग करते थे और टीएमसी जीतते थे। अभी फेयर वोटिंग के बाद वो सारे सीट टीएमसी का हाथ से जाने दिख रहा है सर। जी, आपका अपना सीट कौन सा है? मैं सोनारपुर दक्षिण में हूँ। सोनारपुर दक्षिण तो आपके दक्षिण 24 परगना में ही आ गया। दक्षिण 24 परगना, गेटवे ऑफ कोलकाता, मतलब कोलकाता और एकदम हाँ, एडजेसेंट हाँ, एरिया। हाँ, हाँ। तो ये जो है वो हुगली वाले जो कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है तृणमूल वालों का, और हम जो है इस बार रिकॉर्ड सीट्स देंगे। देखिए हुगली में अभी जो है 18 सीट्स है,
तो हमारे ओपिनियन में ही तो दिखा रहा था 11 सीट भाजपा की तरफ जा सकता है, 7 सीट टीएमसी वालों के पास जा सकता है। लेकिन कल पोलिंग जो हुआ, क्योंकि मैं बर्धमान के जिस पार्ट में था वो एकदम हुगली डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में ही है, तो वो सारे सीट जो पांडुआ वगैरह है उसके अच्छे खासा इम्पैक्ट वहां से भी समझ में आ रहा था। तो पांडुआ वाला जो सीट है वहां पर अभी सीपीएम ने बहुत अच्छे पोलिंग किया। शायद वो पांडुआ वाला सीट टीएमसी नहीं जीतेंगे, सीपीएम जीत देंगे वहां पर, वो एक चांस खड़ा हो गया। अच्छे चांस अगर बोलो तो चंडीतला और जांगीपारा ये दो जो सीट है वहां पर बहुत सारे भर भर के मुस्लिम कम्युनिटी है। और अकबर अली खंदकर जो टीएमसी का पुराने जमाने का एमपी हुआ करते थे, तो उनका इम्पैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत बचा है, तो वो दो सीट टीएमसी के लिए दिख रहा है कि शायद हो सकता है। लेकिन बाकी जो जगह था जैसे सिंगूर, धनियाखाली, होरीफाल, तो ये सारे सेगमेंट जो है यहाँ पर टीएमसी का ग्रिप लूज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो जो वोट कराने का स्टाइल था, लूटने का स्टाइल था, वो बंद हो गया। और बाकी जो 11 सीट पहले ही दिख रहा था भाजपा के लिए, वहां पर तो इम्पैक्ट वोटिंग है ही नहीं, तो इसलिए ओवरऑल अभी 11 से ज्यादा ही लग रहा है हुगली में। और अगर ऐसे सिचुएशन है कि भाजपा के पास तो हार ही रहा है टीएमसी, ऊपर से जहां पर भाजपा का जीतने का चांस नहीं है वहां पर अगर सीपीएम भी इम्पैक्ट होने चालू हो गया, तो ओवरऑल लग रहा है कि टीएमसी का हालत और भी खराब होगा। जितना नंबर वो सोच रहा है कि उसका हाईएस्ट जा सकता है, उससे भी बहुत बहुत नीचे आएंगे टीएमसी इस बार, ऐसे ही लग रहा है। तो अब आप बताइए कि अब आपका नंबर जो है वो क्या है, क्योंकि आपने 94 तो दिया था फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट फेज में, और आपने 60 दिया था सेकंड फेज में। सेकंड फेज में तो टोटल आपका 154 बनता था। 154 आया। तो कोई फर्स्ट राउंड में आपका कोई चेंज है क्या अब? हाँ, चेंज लग रहा है थोड़ा। कल का जो डेटा है वो आ रहा है, अभी तक मुझे प्रिलिमिनरी इंडिकेशन मिला है, बट उसका जो कैलकुलेशन वगैरह वो तो कंप्लीट नहीं किया। आज शाम या रात तक करेंगे तो उसका पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा मुझे। बट ओवरऑल ट्रेंड मैं बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट फेज में भी था, सेकेंड फेज में था, हमने जो बहुत ही कंजर्वेटिव डेटा लिया और उसके ऊपर भी कंजर्वेटिव हुआ, तो वो बहुत बड़ा असर किया और उसके लिए वही बेस नंबर हो गया। अगर सबसे खराब फॉल भाजपा का होगा तो वही बेस नंबर में स्टिक हो जाएगा। बट लोग जितना उत्साह से वोट किया है फर्स्ट फेज में, तो मुझे उससे 10-12 नंबर ज्यादा ही लग रहा है कि 94 मिनिमम उसके साथ तो इसका 104 मतलब मेरा नंबर जो था 102 वो हाँ वहां नजदीक पर है। आएंगे 104 106 तक फर्स्ट राउंड में मुझे लग रहा है। 110 होगा तो वो बोनस रहेगा, बट मुझे तो लग रहा है 104 106 ऐसे फर्स्ट राउंड में आएंगे फर्स्ट फेज का जो पोलिंग है। और सेकेंड फेज में जो है तो वहां पर भी लोएस्ट नंबर वही 60 58 60 ऐसे ही लग रहा है, उससे नीचे मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जहां जहां पर मुझे डाउट था कि 1500-2000 का मार्जिन टीएमसी के लिए दिख रहा था, देखिए जब हम ओपिनियन कर रहे थे तब तो आपको मालूम नहीं था कि इस बार वेस्ट बंगाल का पोलिंग ऐसे 92 93 94 95% तक जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा वोट है वो वोट भाजपा के लिए ही दिख रहा है मैक्सिमम केसेस में। असेंबली टू असेंबली हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम केसेस ये लग रहा है कि ये भाजपा के जो परिवर्तन के नारा लगाया उसको इंश्योर करने के लिए है। अगर यही हवा है, यही अगर ट्रेंड है, तो वो 60 से नीचे तो नहीं आ रहा है, 60 से ऊपर ही जा रहा है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने बहुत खराब रिजल्ट पकड़ा था साउथ 24 परगना में, 31 सीट है, 4 ही दिया था, लोगों को भी डाउट था। लेकिन उस जिले का लोग ही अगर बोल रहे हैं कि क्या दादा क्या बोल रहे हो 4 सीट, हम इस बार 10 12 15 सीट यहाँ से जीतने वाला है। मे बी बहुत सारे लोग जोश में बोल रहे हैं, तो वो अगर जोश हटा भी देता हूँ, तो अगर 8-10 सीट भी जीत लेता है, चलो 6 सीट भी जीत लेता है, तो बोनस आ रहा है। 60 से नीचे कहाँ देख रहा है, 60 से ऊपर ही तो देख रहा है। अगर हावड़ा और पूर्व वर्धमान जहां पर हमने बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर 4-4 करके सीट लिया था, अभी पूर्व वर्धमान का जो ट्रेंड आ रहा है 7-8-9 दिखा रहा है। हावड़ा का जो ट्रेंड आ रहा है 6-7 दिखा रहा है। तो हमने तो 4 लिया था, तो जो हमारा कंजर्वेटिव मार्क था उसके ऊपर ही नंबर आ रहा है। अगर हर जिले में ऐसे 2-2 3-3 बढ़ता है, मतलब बढ़ने का जगह कहाँ है? नोदिया में तो सैचुरेशन पॉइंट था, हमने जो कैलकुलेशन किया था। उसके बाद उत्तर 24 पर बढ़ने का कोशिश चांस है, हमने वहां पर 16 लिया था। अभी जो डेटा आ रहा है वहां पर 17 18 19 तक दिख सकता है, कोई कोई तो 21 तक कैलकुलेट कर रहा है। तो 2-3 भी वहां पर बढ़ेंगे। फिर साउथ 24 परगना जहां पर हमने 4 डेटा लिया था, लोग 10-12 बोल रहे हैं, 7-8 भी हो जाता है, तो वहां पर भी 4 बढ़ेंगे, 8 बढ़ गया। कोलकाता में हमने 6 पकड़ा था, वहां पर बोल रहे हैं 7-8 तक जा सकता है। चलो कोलकाता में मैं वही कंजर्वेटिव फिगर, कोई नंबर नहीं बढ़ेंगे।
हावड़ा में हमने 4 लिया था, वहां पर अभी 7 सीट्स दिख रहा है, तो 2 सीट वहां से लेता है तो 10 सीट यहाँ पर हो गया। हुगली में हमने 11 लिया था, बट हुगली का जो 3-4 सीट है वो टीएमसी का हाथ से जाने वाला है। सिंगूर दुनियाखाली अभी पॉजिटिव दिख रहा है, होरीपाल अभी पॉजिटिव हो गया है, तो वहां से भी 2 बढ़ते हैं तो 12 हो गया। फिर आप आ जाइए ये पूर्व वर्तमान, जहां पर भी हमने कंजर्वेटिव फिगर 4 लिया था, वहां पर अगर 7-8 होता है तो मैं 6 पकड़ के चल रहा हूँ, 2 वहां पर बढ़ रहा है, तो 15 सीट यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। तो अगर मतलब 15 यहाँ पर बढ़ जाता है, 75 हो गया। फर्स्ट राउंड में 94 पकड़ा था, वो 104 106 ऐसे दिख रहा है, तो 105 अगर पकड़ता है, 75 यहाँ 180 तक दिख रहा है, मतलब 100। अब अगर वहां पर थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हो तो 165 टू 180 के रेंज में आ गया। जो हमारा ओपिनियन पोल में 140 टू 170 दिख रहा था, वो अभी और भी पॉजिटिव हो गया, मतलब 150 तो क्रॉस हो ही रहा है, 165 टू 180 रेंज में आगे भाजपा का सीट आ गया है। और फिर हवा चलता है तो उसके आगे क्या नंबर होगा कोई नहीं बोल सकता है, सुनामी हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था जब योगी आदित्यनाथ जी जब पहले बार सीएम बने थे, तब वो किसी ने पकड़ नहीं सकता था, तो वो वाला भी वेस्ट बंगाल में हो सकता है। बट अभी अगर कंजर्वेटिव फिगर लेके चलो भी तो पहले जो ओपिनियन पोल में हाईएस्ट नंबर है 140 टू 170, अभी वही 165 टू 180 दिख रहा है। जी चलिए आपके मुंह में घी शक्कर और तो क्या कहें। सब लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वही बोल रहा हूँ कि ये बंगाली हिंदू जो है उसके जीने मरने का युद्ध है, और वो युद्ध जीतने के लिए हमारे जो हिंदू भाई है जी जान लगा के ये फाइट किया है, जिसका सिलमोहर आएगा 4 मई को। पूरे इंडिया का सपोर्ट चाहिए, ये युद्ध हमको जीतना ही है, नहीं तो बंगाली हिंदू बचेंगे नहीं, हम खत्म हो जाएंगे। ये हमारा आप आखिरी जीतेंगे, लड़ाई था और हमने आप जी जान जीतेंगे, लगाई है। हम जीतेंगे, या हमारा एकदम युद्ध है, सबका युद्ध है, एकदम देश एकदम। का युद्ध। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुद्धशील थैंक जी, यू सर। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका फाइनल डेटा आ जाएगा तो फिर एक बार फिर काउंटिंग से पहले एक बार आपसे चर्चा और करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।